Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of discussion is endoplasmic reticulum. और ये जो टॉपिक है बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक आप कह लें कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम या फिर एंडोवैक्यूलर सिस्टम का एक पार्ट है। मे बी ये नाम जो है आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। हम इसी चीज़ के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कवर करेंगे फॉर द एमडीकैट एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम इसको कंप्लीट करेंगे फॉर द हायर क्लासेस एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं कि एमडीकैट के स्टूडेंट्स के लिए कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं, ये कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ से पूछी जा सकती हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो बेटा टॉपिक जो है ना, हमारा टॉपिक नेम है हमारे पास एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, सो टॉपिक हमारा क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम या फिर एंडोवैक्यूलर सिस्टम। तो अगर हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये हम उस मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सेल के अंदर हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम कौन सा एक मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, कौन सा एक मेम्ब्रेन पाई जाती है? बहुत सारी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सेल के अंदर पाई जाती हैं। जैसा कि अगर हम बेटा कहें कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है, ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपको गोल्जी अपरेटस देखने को मिलते हैं, उसके बाद आपको वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कोई एक एंडो मेम्ब्रेन है? यहाँ पर तो बहुत सारी हैं। अब उन्हीं एंडो मेम्ब्रेन्स में से आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज उसका एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे जिसको हम नाम क्या देने वाले हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमें दिखाई किस तरह से देता है। देखिए दो लफ्ज़ है, एक है एंडो, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक। और लफ्ज़ यहाँ पर एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक कहते हैं साइटोप्लाज्म्स के अंदर, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। यानी कि अगर हम बात करते हैं बेटा तो आपको जो नेटवर्क देखने को मिलेगा, देखें जो आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा ट्यूब्यूल्स का साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको आप नाम देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लास्ट लेक्चर जब मैं गोल्जी अपरेटस कवर कर रहा था वहां पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको हिंट दिया था। मैंने कहा था कि गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ़र्क क्या होता है। फ़र्क दोनों में ये होता है कि दोनों में ही नेटवर्क हो, दोनों में ही ट्यूब्यूल्स होती हैं। सही है, दोनों में ही ट्यूब्यूल्स होती हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ये चीज़ याद रखनी है दोनों के अंदर फ़र्क करने के दौरान, दोनों में जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि लफ्ज़ जो नेटवर्क है, ठीक है, वो नेटवर्क का जो लफ्ज़ है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ हम कन्फाइंड करेंगे जस्ट फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेटवर्क जो लफ्ज़ होगा ना, तो वो हम किसके लिए कन्फाइंड करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। यानी कि अगर कहीं पे लिखा जाता है ना नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल्स, तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। लेकिन उसके बरक्स बेटा अगर यहाँ पे लफ्ज़ लिख देते हैं कलेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो बेटा कलेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? यू विल बी फाइंड आउट द कलेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स इन केस ऑफ द गोल्जी अपरेटस। तो सबसे पहला पॉइंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स के साथ अगर लफ्ज़ नेटवर्क आता है तो फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पर हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। और अगर इसके साथ कलेक्शन का लफ्ज़ आ जाता है तो कलेक्शन में हम बेटा किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात की जा रही है गोल्जी अपरेटस की बात की जा रही है। अब ये किस तरह से गोल्जी अपरेटस के साथ कनेक्टेड है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें दिखाई कहाँ पर देता है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए बेटा ये है हमारे पास एक सेल, और सेल के बिल्कुल सेंटर में हमने आपको कैरियोलॉजी जब पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको कैरियोथिका यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताई थी, और क्रोमोसोम का एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दिया था। अब बेटा ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है या फिर कैरियोथिका है, ठीक है, इस कैरियोथिका के करीब जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको इस तरह से ना एक स्पेशल नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। अब वो जो स्पेशल नेटवर्क होगा ना ट्यूब्यूल्स का, उन्हीं स्पेशल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को हमने क्या नाम देना है? उन्हीं ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क को हमने नाम देना है दिस वन इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप नाम देने वाले हैं। समझ आ गई बात? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ से कनेक्टेड होगा बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और दूसरी तरफ से अगर आप देखना चाहें तो जो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है
इट इज कनेक्टेड विद, ये किसके साथ कनेक्टेड होता है बेटा, ये कनेक्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो यहाँ पर दो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। पहली बात ये डिस्कस की है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, क्योंकि लफ्ज यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक मीन्स थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। और दूसरी चीज आपने ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर एक चीज का डिफरेंस आपने याद रखना है कि हम यहाँ पर बात किस चीज की कर रहे हैं, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। समझ आ गई बात, यानी कि पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा ये मौजूद होगा। अब बेटा यहाँ पर कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं चैप्टर नंबर 21 को लेके। चैप्टर नंबर 21 जो आपका सेल साइकिल है क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर, वहां पर आपने नो डाउट पढ़ा होगा माइटोसिस और माइटोसिस के एरर, उसके साथ इसको मैं कनेक्ट करूंगा। अब देखें, वहां पर हम लोग कहते हैं कि जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है, देखिए माइटोटिक एरर की वजह से कैंसर सेल बनते हैं। कैंसर सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा होता है, राइट। तो बेटा बेशक उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कैंसर के सेल्स में ज़्यादा होता है, उसके बावजूद याद रखिएगा कि उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ हेल्थी सेल्स के अंदर, जो नॉर्मल सेल्स होंगे उनके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो थ्रू आउट द जो साइटोप्लाज्म की हमने बात की है ना, वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ बेटा यहाँ पे थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इस्तेमाल कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी फॉर द नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी। सेल बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर आपको थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म देखने को मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं होता कि ये सभी में एक जैसे होंगे, इनके जो नंबर है या साइज जो होते हैं बेटा वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट सेल्स में, और ये डिपेंड करता है ऑन द डिमांड ऑफ द सेल, कि सेल को कितनी डिमांड है उसके मुताबिक इस चीज़ का कनेक्शन होगा। तो अभी हम बेसिकली ना इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव से डेफिनेशन बना रहे हैं, राइट। तो हमने सबसे पहले चीज़ ये देखी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, नेटवर्क लफ्ज इस्तेमाल किया, ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जो प्रेजेंट होगा थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया हमने, इस्तेमाल किया बेटा यहाँ पे लफ्ज नेटवर्क, पहला लफ्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। और वो जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं उन ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क को आप बेटा सिस्टर्ने भी कह सकते हैं। दिस वन इज नोन एज अ सिस्टर्ने, उन ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क को नाम देंगे सिस्टर्ने का नाम देते हैं। तो ये सिस्टर्ने आ गया आपके पास, समझ आ गई बात। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रू आउट होंगे, और कैंसर सेल्स का कंसेप्ट मैंने यहाँ पर आपको दे दिया कि वहाँ पे नहीं होंगे। और ये किसके दरमियान में होंगे, इसको बेटा हम नाम क्या देंगे, दिस वन इज नोन एज अ न्यूक्लियस, और इसको हमने नाम क्या दिया था, इसको मैंने नाम दिया कैरियोथिका का, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये मेरे पास बेटा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो हम कहेंगे इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बेटा ये इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, तो साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इसके अंदर वाले कंटेंट के साथ। क्लियर होगी बात। तो बेटा अब हम बात कर लेते हैं ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। बेटा अगर हम इसकी डेफिनेशन क्लियर है ना, डेफिनेशन में मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, पहली बात इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, पॉइंट नंबर सेकंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पॉइंट नंबर थर्ड मैंने आपको बताया कि ये आपको थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म तो होंगे लेकिन न्यूक्लियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, और डिपेंड करेगा इनका नंबर इनकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेटा बेसिकली ना हमारे पास दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक को बेटा हम नाम देते हैं ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम नाम देते हैं ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो फर्स्ट ऑफ वन इज नोन एज अ ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को बेटा क्या नाम देंगे, दूसरे को हम नाम देंगे ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये असल में अल्टरनेटिव नेम है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर आपको राइबोसोम जो है वो अटैच फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। और ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर सरफेस जो है वो स्मूथ होगी और आपको वहाँ पे जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर एक एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के करीब कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, तो आपने कहना है कि न्यूक्लियस के करीब जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलेगा बेटा, वो हमारे पास होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब पाया जाएगा, क्योंकि राइबोसोम का जो हाउस होता है, राइबोसोम की जो फॉर्मेशन होती है, जो फैक्ट्री होती है, वो न्यूक्लियोलस होती है। तो जैसे ही राइबोसोम इस न्यूक्लियोलस से बाहर निकलेंगे, सो न्यूक्लियोलस से बाहर निकलने के बाद जो करीब वाले एरिया होंगे वहीं पर जाकर अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लोकेशन भी आप बता सकते हैं कि आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तकरीबन इसके करीब वाले रीजन में देखने को मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी तरफ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा बेटा वो दूर की जानिब आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब अगर आपसे पूछा जाए वहां पे उसके करीब करीब कौन सा पाया जाएगा, तो आप कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब देखने को मिलेगा। उसके बाद बेटा यहाँ से एक और एमडीकेट के एमसीक्यूज बनेगा कि अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इन दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा वो फंक्शन है जो दोनों के अंदर सेम होता है, तो आपने कहना है दैट इज अ, कौन सा वो फंक्शन है जो दोनों के अंदर सेम होगा, विच फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेम, तो बेटा दैट इज अ मैकेनिकल सपोर्ट। तो वो कौन सा होगा, वो मैकेनिकल सपोर्ट का होगा। तो मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के अंदर परफॉर्म करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी परफॉर्म करता है। इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन होगा ये दोनों में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, बाकी फंक्शंस जो होंगे वो टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। अच्छा, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इसको बेसिकली हम तो इसी तरह से डिफाइन करवाते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं है, उसकी सरफेस रफ होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता बेटा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोलेंगे बिकॉज राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच होने के लिए, क्या बोला मैंने कहा राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच होने के लिए जो रिसेप्टर साइट्स हैं अगर तो वो मौजूद होंगी तो हम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोबारा से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए कहलाता है क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर वो रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं जिसके साथ आके राइबोसोम अटैच हो सकता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए कहलाएगा क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर वो रिसेप्टर साइट्स मौजूद नहीं होती जिसके साथ राइबोसोम जो है वो आकर अटैच हो सकता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा रफ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, राइबोसोम की बात की जा रही है, राइबोसोम की वजह से हो जाएगा रफ। राइबोसोम का जब टॉपिक मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इट इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री, इसको पैलेडे पार्टिकल का भी नाम दिया था और भी काफ़ी सारे नेम्स दिए थे इसको। तो बेटा ये जो राइबोसोम है, अगर हम इस राइबोसोम के बारे में बात करें तो राइबोसोम के बारे में एक चीज़ तो आप याद रखेंगे कि राइबोसोम क्या अकेला मौजूद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर? द आंसर इज नो बेटा। राइबोसोम जो होता है वो पॉलीसोम्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर ये पॉलीसोम्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। पॉलीसोम्स क्या होते हैं? पॉलीसोम आपने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू द सेम मैसेंजर आरएनए इज नोन एज अ पॉलीसोम, राइट। अच्छा, यहाँ से एक और बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपको याद रखना है कि अगर आपसे एक एमसीक्यू में पूछ लिया जाए विच वन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम ऑफ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सेल है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम क्या नाम देते हैं? तो सेल का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना बेटा, उसको भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अब इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्यों देते हैं ये हम इससे रिलेट करके पढ़ेंगे और समझेंगे। देखें, मैंने कहा कि राइबोसोम अकेला नहीं होता, पॉलीसोम्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है जो कि सरफेस के ऊपर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो डाउट राइबोसोम है तो किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा? प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये इसका प्राइमरी फंक्शन रहेगा। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? इसका प्राइमरी फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। और सेकेंडरी फंक्शन में बेटा आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी फंक्शन में आप कहेंगे कि इट इज इन्वॉल्व इन द मैकेनिकल सपोर्ट। सो ये मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर भी इन्वॉल्व होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। समझ आ गई बात? तो बेटा अब देखें, अगर सेल के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ चाहिए, किसी भी किस्म का एंजाइम चाहिए, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। यहाँ पर बेटा हमारे पास है एक फूड पार्टिकल। अब ये फूड पार्टिकल जो है फर्ज कर लें ये प्रोटीन वाला है। ये प्रोटीन वाला फूड पार्टिकल जब ये सेल के अंदर जाएगा तो इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब ये फूड पार्टिकल नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है? अब ये बन चुका है फूड वैक्यूल। अब ये क्या बन चुका है? फूड वैक्यूल बन चुका है। अब इस फूड वैक्यूल जो है ये प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज एंजाइम।
अब प्रोटीएज एंजाइम जो है वो तो एक प्रोटीन होती है, राइट। अब बेटा प्रोटीन को बनाएगा कौन? तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगी। आरएनए यहाँ पे बनेगा, बनने के बाद बेटा आरएनए वहाँ से निकलेगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से निकलने के बाद राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये इस तरह से राइबोसोम के साथ बेटा अटैच हो जाएगा तो राइबोसोम इसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद बेटा इसको बनाना किसको शुरू कर देगा? प्रोटीन्स को बनाना शुरू कर देगा, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखी है कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई, प्रोटीन बन गई, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दी। अब ये जो प्रोटीन राइबोसोम ने बनाई है ये किसके साथ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भेजी जाएगी। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा बेटा वो इस प्रोटीन को भेजेगा आगे गोल्जी ऑपरेटर्स की जानिब। किसकी जानिब भेजेगा? गोल्जी ऑपरेटर्स की जानिब बेटा भेज देगा इसको। अब इसको किस जानिब भेज देगा? गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स को करेगा पैक। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर निकलेगी एक वेजिकल जिसको हम नाम देंगे सेक्रेटरी वेजिकल। क्या नाम देंगे? सेक्रेटरी वेजिकल या ट्रांसपोर्ट वेजिकल। क्या नाम देंगे? ट्रांसपोर्ट वेजिकल। क्या नाम देंगे बेटा? ट्रांसपोर्ट वेजिकल, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट करेगी कंटेंट को। अब यहाँ पर देखें सेल के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है मटेरियल्स की, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की मेम्ब्रेन्स जो हैं उसी के दरमियान से नहीं हो रही, उन्हीं मेम्ब्रेन्स के बीच में से हो रही है ना। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे? इट इज आल्सो नोन एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल। तो यहाँ पर देखें एक तीर से दो शिकार। हमने पहले ये भी देख लिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम किस तरह से प्रोटीन्स बनाती हैं, फिर वो प्रोटीन्स किस तरह से आगे मूव करके जाती हैं, जिसकी वजह से बेटा हम इसको नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको यही चीज़ याद रखनी है। उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और उसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि दोनों में कॉमन फंक्शन कौन सा है, वो तो बता दिया आपको। इसके अलावा बेटा ये एक और फंक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है जो आपके पास होगा। इसका काम क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन एडिशन के अंदर भी इसका रोल होता है। मेम्ब्रेन्स एडिशन। अब मेम्ब्रेन्स एडिशन के अंदर कैसे रोल होता है, यानी कि अगर हम बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो मिलके बनती है किस चीज़ से? वो मिलके बनी होती है कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से और प्रोटीन से। सम टाइम पता क्या करता है ये जो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा, ये क्या करेगा? ये प्रोटीन पकड़ेगा, इस प्रोटीन को अटैच करवाएगा लिपिड के साथ और अटैच करवाएगा इसको कार्बोहाइड्रेट वगैरह के साथ, और इसको अटैच करवा के ये क्या बना देगा? फास्फोलिपिड्स वगैरह की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में वो जो मेम्ब्रेन बनेगी वो मेम्ब्रेन जाके यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगी? ऐड होना शुरू हो जाएगी। सो इस तरह से बेटा मैंने यहाँ पे लिखा कि ये मेम्ब्रेन्स की जो एडिशन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेटा अगर बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहला काम होता है जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये होता है कि बेटा ये डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इट इज इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो है बेटा ये उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक होगी बात? डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। अच्छा बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो ये हमें चंद जगह पे नहीं देखने को मिलेंगे। जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ ना प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको किसी भी सूरत के अंदर आपको ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हम यूकैरियोटिक सेल के एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं तो आपने कहना है कि जो हमारे पास बेटा आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी आपको किसी भी किस्म से ये देखने को नहीं मिलेगी। सो प्रोकैरियोटिक सेल और मेमेलियन आरबीसीज, इनके अंदर आपको ये मेम्ब्रेन सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना बेटा, इसके अंदर पता क्या होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो असल में मौजूद होते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं, क्योंकि वो तो मेम्ब्रेन, उसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, दैट्स वाई वहाँ पर मौजूद होंगे। अब बेटा यहाँ पे लिखा गया डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या होता है, और ये सबसे ज़्यादा जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? सबसे ज़्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं बेटा। देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ये हमारे बेटा पाए जाएंगे हिपैटोसाइट्स के अंदर। कहाँ पे पाए जाएंगे? हिपैटोसाइट्स के अंदर। डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम होता है वो किसका होता है? हिपैटोसाइट का होता है। अच्छा, पता है हिपैटोसाइट डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं? हिपैटोसाइट्स डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे करते हैं कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड कर देते हैं। जब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ऐड कर देंगे तो उसके नतीजे में जो मटीरियल होगा वो क्या हो जाएगा? डिटॉक्सीफाई होना शुरू हो जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर किसका रोल होता है? आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा। अब यहाँ पे बेटा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए ज़रा कि डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए किसका रोल होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज दैट आपने कोई चीज़ खा ली
और आपको एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं हुआ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ खा ली जो कि डेंजरस थी, पॉइजनस थी थोड़ी बहुत, तो आपने वो खा ली लेकिन उसके बावजूद आपको एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक ठाक है, सही है। इसका मतलब ये है कि आपके लीवर के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद एक ऐसा इंसान जिसके हेपेटोसाइट्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर कम होंगे, तो वो जैसे ही थोड़ी सी भी पॉइजनस चीज़ खा लेगा तो बेटा उसके नतीजे में उसको बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस, और अगर उसने पॉइजन वगैरह थोड़ा बहुत भी ले लिया तो उसके नतीजे में उसकी जो डेथ होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरह से ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अच्छा, यहाँ से मैं एक एमसीक्यूज फ्रेम और करता हूँ बेटा। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आपने मुझे बताना है कि हमारे पास जो बेटा गुनेड्स होते हैं, गुनेड्स, तो गुनेड्स के बारे में आपने मुझे बताना है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि गुनेड्स, ये क्वेश्चन मैं कहाँ से ले रहा हूँ, चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन क्लास 12 बायोलॉजी, वहाँ से उठा रहे हैं, समझ आ गई बात। सो बेटा मैं ये उठा रहा हूँ कि जो गुनेड्स होगा, गुनेड्स के अंदर कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा होंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा होंगे बेटा गुनेड्स के अंदर, बी ऑप्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होंगे, सी है बेटा दोनों ही बराबर अमाउंट के अंदर होंगे, और डी आपके पास आगे बेटा वेरी कंफ्यूजिंग आंसर। ठीक है, कंफ्यूजिंग आंसर आ गया। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन आप करने चूज करना चाहेंगे। आपके पास आंसर के लिए टाइम होगा 5 सेकंड का। ओके, हरी अप। दोबारा से एक बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। स्टेटमेंट मेरी ये है कि जो गुनेड्स होते हैं बेटा, मेल गुनेड एंड फीमेल गुनेड, मेल गुनेड और फीमेल गुनेड का मतलब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की। अच्छा, यहाँ पर टेस्टिस से एक चीज़ आपको क्लेरिफाई करवा दूँ। देखें बेटा, अगर मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ TESTIS, टेस्टिस का मतलब यहाँ पर एक टेस्टी की बात हो रही है, और अगर बेटा यहाँ पर मैं TES लिख दूं तो इसका मतलब है कि दोनों टेस्टिस की कलेक्टिवली बात की जा रही है। तो ये प्लूरल है और वो सिंगुलर था। ठीक है, तो टेस्टिस प्लस ओवरीज, तो यहाँ पर बेटा मुझे बताएं टेस्टिस और ओवरीज की बात की जा रही है, और पूछा ये जा रहा है कि इनमें से बताना है कि इन दोनों के अंदर किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है। हरी अब जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड डन। इधर बेटा देखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ना, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और हमारी बुक में तो है ही नहीं, हम इसको कैसे सोल्व करें। बेटा आप इसको सोल्व तभी कर पाएंगे जब आपके लिंक्स माइंड में बहुत क्लैरिफाई होंगे। गुनेड्स जल्दी से उठाइए, गुनेड्स है चैप्टर नंबर 18 के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। फिर अब तीसरी चीज़ ये उठाइए कि गुनेड्स जो है, गुनेड्स का काम होता है हार्मोन्स बनाना, तो चैप्टर नंबर 17 में भाग के जल्दी से आ जाए। तो गुनेड्स जो है वो क्या बना रहा है, वो टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, ओवरी प्रोगेस्टेरोन बना रही है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन बना रही है। अब ये जितने भी हार्मोन का बेटा नाम लिया गया है यहाँ पर, इन सभी हार्मोन्स का जो प्रिकर्सर होता है वो प्रिकर्सर क्या है, कोलेस्ट्रोल। प्रिकर्सर क्या होता है, कोलेस्ट्रोल। ठीक है, इनका प्रिकर्सर क्या होता है, कोलेस्ट्रोल। और कोलेस्ट्रोल क्या होता है, कोलेस्ट्रोल बेटा एक लिपिड होता है। तो लिपिड वाली जो चीज़ है, जाहिर सी बात है प्रोटीन से रेलिवेंट चीज़ होगी, तो वो तो आप ऑब्वियसली बात कहेंगे कहाँ पर होगी, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब क्योंकि ये लिपिड से रेलिवेंट चीज़ है, इसी वजह से हम बेटा कहेंगे कि यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, बिकॉज जो मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड होगा उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हमें देखने को मिलेंगे, रफ नहीं होंगे। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट इज अ मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म्स के केस के अंदर बेटा ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से देखिए, एक सिंपल सी चीज़ को, एक सिंपल सा जो आपने फंक्शन पढ़ना था उसको किसी तरह से तोड़ मड़ोड़ के उन्होंने घुमा के आपके सामने पेश की हुई है चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेटाबॉलिज्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, या फिर मैं सिंपल अल्फाज में बेटा यहाँ से चैप्टर नंबर 17 को दोबारा से लिंक कर रहा हूँ। यहाँ पर समझ आ गई बात। आपने एक क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है, FSC के स्टूडेंट्स भी नो डाउट इसको देख रहे होंगे, तो वो देख रहे होंगे कि ये किस तरह से लिंक है। बेटा जिन लोगों ने FSC अभी पढ़ रहे हैं, पार्ट फर्स्ट में है, तो वो इस चीज़ को देख के कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीज़ें हैं। उन्होंने ये ऑलरेडी चीज़ें जो है इसका माइनर कॉन्सेप्ट क्लास 10th में लिया हुआ है, सही है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं आपको बताई जा रही, ये पहले से पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ उनको कंबाइंड करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ एक केमिकल रिएक्शन, दैट इज अ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सो व्हाट इज अ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसका दूसरा नाम ये होता है कि बेटा अगर आपसे पूछ लीजिए कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है ये असल में क्या है, ये आपके पास मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपको ग्लाइकोजिनोलाइसिस का अगर पता होगा तो ही तो आप बता पाएंगे ना कि ये किस चीज़ है। सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज एक्चुअली द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। ये किसकी ब्रेकडाउन होती है बेटा, ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, यानी कि ज़रूरत पड़ने के वक्त हमारे जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ के किस में चेंज कर दिया जाएगा, उसको बेटा हम ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाएगा। उसके लिए जो हार्मोन इन्वॉल्व होगा दैट इज अ इंसुलिन हार्मोन।
तो यहाँ पर ये जो इंसुलिन हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है, इस मैकेनिज्म को हम नाम देंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस का नाम देंगे। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है ये असल में है दैट इज अ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज अ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर बेटा इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा जी, अब बेटा यहाँ से एक और चीज़ पिक करते हैं, यानी कि आज के इस लेक्चर की आखिरी चीज़ फॉर द एमडीकेट स्टूडेंट्स। ठीक है, होप सो बढ़िया लगा है आपको यार, लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हम आपसे ये पूछने वाले हैं कि विच endoplasmic reticulum, which endoplasmic reticulum is involved, which endoplasmic reticulum is involved in nerve impulse transmission, nerve impulse transmission, nerve impulse transmission। अच्छा, कंपैरिजन जल्दी से करिए। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के अंदर मैंने एक और चीज़ का भी आपको बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मैंने ये चीज़ लिखी थी कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होती है। और अगर आपको याद हो तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था सोडियम पोटेशियम पंप किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। अब ये दोबारा से यहाँ पे यार नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में ये कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं ना, सोचने के बाद। अब यहाँ पर दोबारा से आपको लिंक्स जोड़ने की जरूरत है। अब लिंक्स जोड़ेंगे, नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 17 के अंदर, राइट, क्योंकि वहां पर आपने न्यूरॉन का पढ़ा होगा, ब्रेन वगैरह का पढ़ा होगा। लेकिन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के अंदर चैप्टर नंबर 16 का भी पार्ट है। चैप्टर नंबर 16 में आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है। स्केलेटल सिस्टम में आपने एक स्पेशल किस्म का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, आपने स्पेशल किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है जिसका नाम क्या होता है, दैट इज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नाम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? आपने कहना है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मॉडिफाइड, इट इज अ मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक, इट इज अ मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इट इज अ मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, तो इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम ये होता है कि पहली बात ये है कि ये ट्राइएड्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। ट्राइएड्स ये किस चीज़ में बनाने में इन्वॉल्व होता है? टी ट्यूब्यूल्स और ट्राइएड्स जो होते हैं ये उसके अंदर बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। जस्ट वेट अ सेकंड। अच्छा, सो वो ट्राइएड वाला जो कंसेप्ट है बेटा वो अलग हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। हमारे पास जो मसल सेल होते हैं बेटा, इस तरह से मसल सेल के अंदर आपको पता है कि सार्कोमेयर मौजूद होते हैं, मायोफाइब्रिल्स मौजूद होते हैं, एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट होते हैं, सही है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझिए कि जैसे ही पैगाम वगैरह बेटा ब्रेन से आएगा, किस न्यूरॉन के जरिए से? मोटर न्यूरॉन के जरिए से हमारे मसल्स तक, स्केलेटल मसल्स तक। तो स्केलेटल मसल में जैसे ही पैगाम पहुंचेगा तो यहाँ पर बेटा जो मौजूद होगा आपको यहाँ पर जो इस तरह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना बेटा, ये आपको कुछ एच शेप के अंदर देखने को मिलता है। चलो मैं बना के दिखा ही देता हूँ आपको। बेटा ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, इन ट्यूब्यूल्स को नाम देंगे ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स। इनको क्या नाम देंगे? इस तरह से नाम देंगे ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स। इन ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से, डेट इज ये कुछ आपको एच शेप कह लें। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको आप नाम देंगे दैट वन इज नोन एज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये एक लोब, इधर से ये टी ट्यूब्यूल और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा लोब, इन तीनों चीज़ों को मिला के पढ़ेंगे तो हम इसको नाम देंगे ट्राइएड का। क्या नाम देंगे? ट्राइएड का। जैसे ही जो पैगाम है वो इन टी ट्यूब्यूल्स में आएगा, इस टी ट्यूब्यूल में आएगा, उसी वक्त बेटा क्या होगा कि यहाँ से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा ये बेटा क्या करेगा बेटा, ये कैल्शियम जो है ये कैल्शियम को रिलीज कर देगा। कैल्शियम को क्या कर देगा? सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। व्हाट इज द सार्कोप्लाज्म? द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल सेल इज नोन एज अ सार्कोप्लाज्म। तो इसने कैल्शियम आयंस को यहाँ पे रिलीज कर दिया, जिसके नतीजे में जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन की बात कर लें, या फिर दूसरे अल्फाज में बेटा मैं अगर कहूँ तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन सब के अंदर जो रोल होगा वो आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखने को मिलेगा। होप सो अब यहाँ पर इसका आप आंसर इजीली दे पाएंगे। विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन? ऑप्शन है बेटा आपके पास, पहला ऑप्शन आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी बेटा आ गया आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी आ गया आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऑप्शन डी बेटा आ गया आपके पास ऑल ऑफ अबव। तो बताइए जल्दी से इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? जल्दी से हरी अप। अभी तो आपने पढ़ा है, अभी आपने समझा है, तो मुझे जल्दी से बताएं इन दोनों में से राइट ऑप्शन कौन सा लगाना चाहिए इस वक्त हमें, है ना? हरी अप,
5 4 3 2 1 डन। इधर देखें, आप लोग सोचेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टोटली रॉन्ग ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो सही ऑप्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा यहाँ पे देखें, अब इन दोनों में से कौन सा चूज करना है, जब नर्व इंपल्स या मसल ट्रांसमिशन की उन्होंने डायरेक्टली या स्ट्रेट फॉरवर्डली तौर पर बात कर दिया, तो बेटा देखिए उन्होंने क्योंकि फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक कर दिया है। देखें, जब हमने बात की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस में से मैंने एक फंक्शन स्पेसिफिक कर दिया एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और वो कौन सा फंक्शन था, वो था नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जब बेटा वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे या नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन की बात करेंगे, जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन की बात करेंगे, तो इस केस में उन्होंने एक फंक्शन को स्पेसिफाई कर दिया। अगर उन्होंने एक फंक्शन को स्पेसिफाई कर दिया है तो मुझे खुद बताइए, तो क्या हमें फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूज करना चाहिए जो बहुत सारे काम करते हैं, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो टाइप चूज करनी चाहिए वो उस फंक्शन के लिए स्पेसिफिक है? तो नो डाउट हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वही टाइप ही चूज करनी चाहिए जो कि उस फंक्शन के लिए स्पेसिफिक है। तो इस केस के अंदर, इस केस में हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनेगा। और अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ही नहीं तो फिर आपके पास वेरी सिंपल, इट विल बी द आंसर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा। सो बेटा दैट इज द होल डिस्कशन अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोवैक्यूलर सिस्टम, उसका एक छोटा सा पार्ट हमने किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ से किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर आप लोगों ने बेटा मुझे बता देनी है, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अभी थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे विद इन 10 to 15 or 20 सेकेंड्स, पानी वगैरह पी लें, उसके बाद हम बेटा कंटिन्यू करते हैं इसको, नेक्स्ट जो चीज़ें रह गई हैं। ओके ओके गाइस, स्टार्ट करें। चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया। तो बेटा इसको डिस्कवर किया जी कीथ पोर्टर एंड एल्बर्ट क्लॉड। कीथ पोर्टर एंड एल्बर्ट क्लॉड कब इन्होंने किया? 1945 के अंदर। यानी कि अगर हम बात करें तो ये कोई बहुत पहले डिस्कवर नहीं हुए हैं, वन ऑफ द मॉडर्न डिस्कवर्ड ऑर्गेनेलिज में से एक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये पार्ट किसका है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, या फिर दूसरा नेम जो होगा डेट इज अ साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम जो है ये उसका साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम, ये बेटा उसके हिस्से में यानी कि पार्ट में आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब हम बेटा बात कर लेते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मार्फोलॉजी की बेस के ऊपर इसकी कितनी टाइप्स हैं, यानी कि अब हम इसके टाइप्स तो देखेंगे। पहले मैंने जो टाइप्स बताई हैं वो आपको फंक्शंस के बेस के ऊपर समझाई थी। अब हम देखते हैं इसके मार्फोलॉजिकल टाइप्स। मार्फोलॉजिकल टाइप, तो बेटा अगर हम इसकी मार्फोलॉजिकल टाइप्स के बारे में बात करें तो इसकी आपको 3 मार्फोलॉजिकल टाइप्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1 मार्फोलॉजिकल टाइप जिसको आप नाम क्या देंगे अभी? सिस्टर्ने। क्या नाम देंगे? सिस्टर्ने। इनका दूसरा नाम होता है इर्गेस्टोप्लाज्मिक सैक, इर्गेस्टोप्लाज्मिक सैक भी इनको कहते हैं। क्लियर होगी बात? दूसरी चीज बेटा आपको देखने को मिलेंगे वेजिकल्स, ये इसकी शेप होती है, और तीसरी होती है टब्यूलर शेप। तीसरी कौन सी होगी? टब्यूलर शेप। तो बेटा मार्फोलॉजी की बेस के ऊपर आपको इसकी कुल मिला के कुछ 3 शेप्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, और वो तीनों शेप आपको यही देखने को मिलेंगी। अब हम इन तीनों शेप्स को 1 by 1 देख लेते हैं कि ये कैसी हैं। नंबर 1, अगर हम सिस्टर्ने की बात करते हैं तो बेटा पहली बात आपने ये याद रखना है कि जो सिस्टर्ने होते हैं ये पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जो सिस्टर्ने होते हैं पैरेलल तो होंगे एक दूसरे के साथ लेकिन अनब्रांच्ड होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, देन हम क्या कहेंगे? अनब्रांच्ड होंगे।
और तीसरी चीज़ आपने ये याद रखना है कि ये बेटा आपको देखने को मिलेंगे तकरीबन आपको 30 नैनोमीटर से लेके आपको तकरीबन 50 के बीच में आपको इसकी जो लेंथ है, यानी सॉरी जो डायमीटर है बेटा, वो आपको इसका देखने को मिल जाएगा। तो इसी को हम क्या नाम देंगे, इसी को बेटा एक और नाम दिया हमने इरगैस्ट्रोप्लाज्मिक सैक भी कहते हैं। अब इसको इरगैस्ट्रोप्लाज्मिक सैक क्यों कहते हैं, या फिर जब जनरली तौर पर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो हम बेटा सिस्टर्नियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे होते हैं, हम और किसी की बात नहीं कर रहे होते। समझ आ गई बात। तो इरगैस्ट्रोप्लाज्मिक सैक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखें साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के करीब होता है, वो जो हिस्सा होता है बेटा वो बेसोफिलिक होता है। वो क्या होता है, बेसोफिलिक होता है, बेसोफिलिक रीजन होता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बेटा हमें न्यूक्लियस के करीब बेसोफिलिक रीजन में देखने को मिलता है, और वही बेसोफिलिक रीजन क्या कहलाता है, उसको हम नाम देते हैं इरगैस्ट्रोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, दिस रीजन इज नोन एज अ इरगैस्ट्रोप्लाज्म। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इरगैस्ट्रोप्लाज्म का नाम देते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो बेसिक इन कंटेंट होता है उसको इरगैस्ट्रोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब क्योंकि ये हमें वहां पे देखने को मिलती हैं, इसी वजह से हम इसको नाम देंगे इरगैस्ट्रोप्लाज्मिक सैक का नाम देंगे। और हम जनरली जब बात कर रहे होते हैं तो बेटा हम इसी सिस्टर्ने की बात कर रहे होते हैं। अब सेकंड नंबर पे बेटा हम बात करते हैं वेजिकुलर शेप के बारे में। अगर हम वेजिकुलर शेप के बारे में बात करें ना तो बेटा वेजिकुलर शेप जो होती है ना, ये आपको राउंडेड फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगी। वेजिकल्स, ये जो वेजिकल्स होंगी राउंडेड फॉर्म में होंगी। ओवल फॉर्म के अंदर आपको ये जो राउंडेड ओवल वेजिकल्स जो हैं बेटा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात वेजिकुलर शेप के अंदर। और फिर दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा डाइवर्जन है, यानी कि शेप्स के अंदर, इनकी मार्फोलॉजिकल शेप्स में सबसे ज़्यादा जो शेप्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा ना बेटा वो टब्यूलर शेप में होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कि अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोस्ट चेंजेस इन शेप, तो वो आपको किस शेप में सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, आपको बेटा टब्यूलर शेप जो होगी ना उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो है वो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये हमारे पास आ गई मार्फोलॉजिकल बेस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स आ गई। अब हम बेटा इसकी बायोजेनेसिस को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें। ये बेटा हमारे पास आ गई एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक टब्यूल फॉर्म आ गई या सिस्टर्ने आ गया। तो ये बेटा इसके अंदर वाली साइड पे जो खाली जगह होगी उसको नाम क्या देंगे, दिस वन इज नोन एज अ ल्यूमन, या फिर हम उसको नाम क्या देंगे सिस्टर्नल स्पेस का नाम दे देंगे। दोनों में से एक टर्मिनोलॉजी यूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये बाहर वाली साइड जो होती है इसको आप नाम दे दीजिएगा साइटोप्लाज्मिक साइड, साइटोप्लाज्मिक साइड। और ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी, यानी कि बेटा ये मेम्ब्रेन ना दो होती हैं, ये मेम्ब्रेन्स दो होती हैं असल में। एक होती है साइटोप्लाज्मिक, एक होती है बेटा आपके पास दूसरी, खैर नहीं है, एक होती है साइटोप्लाज्मिक यानी कि सिस्टर्नी की वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म की तरफ फेस किए हुए होगी, हम उसको नाम देंगे दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन जो अंदर की जानिब यानी कि जो अंदर ल्यूमन की जानिब बेटा जो फेस किए होगी उसको क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। दिस वन इज नोन एज अ एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। अब आप सोचेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर तो सेल से बाहर होता है, तो बेटा ये सेल के अंदर वाली साइड पर है। मीन्स ये सेल के साथ जो साइटोप्लाज्म है ना यहाँ पर मौजूद है, साइटोप्लाज्म है या गिस्टोप्लाज्म है, ये उसके साथ कंटिन्यूअस इन कंटेंट में नहीं है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ इसको क्या कहेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या फिर आप इसको क्या नाम दे दीजिए, आप इसको नाम दे दीजिए कि दैट इज अ ल्यूमिनल मेम्ब्रेन या सिस्टर्नियल मेम्ब्रेन। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ सिस्टर्नियल मेम्ब्रेन का भी नाम दे देते हैं। अब बेटा अगर मैं बात करता हूँ ना सबसे पहले ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, यानी कि जो साइटोप्लाज्म की तरफ फेस किए होती है, बेटा ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन होती है वो जाके मैच करती है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के साथ। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के साथ मैच करती है, क्योंकि बेटा इसके अंदर आपको 5 से 7 माइक्रोमीटर होता है। 5 से 7 माइक्रोमीटर के आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे बेटा, आपको लिपिड्स की बाइलेयर्स देखने को मिलेंगे। लिपिड्स की जो बाइलेयर्स है ना वो आपको 5 से 7 माइक्रोमीटर की देखने को मिलेंगी, लिपिड्स की बाइलेयर। और साथ में बेटा अगर हम दूसरे इन्फेंट बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा आपको इंट्रेंसिक प्रोटीन्स भी देखने को मिलेंगी, इंट्रेंसिक
प्रोटीन्स भी बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा बेटा आपको इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन, ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स आपको वहाँ पे पढ़ाई थी प्लाज्मा उसके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, तो सेम टू सेम आपको स्ट्रक्चर जो है ना बाहर वाली साइड का वैसा देखने को मिलेगा। और अगर हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी जो आप कह लें कि जो कंटेंट है वो जाके मैच करता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन जो कि आउटर कंपार्टमेंट बना रही होती है, आउटर कंपार्टमेंट का पार्ट होती है। माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन जो कि आउटर कंपार्टमेंट का पार्ट है। ये चीज़ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। आपको इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इधर देख लें बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको बना कर दिखा रहे हैं, डेट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। अब माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर कंपार्टमेंट, ये इनर कंपार्टमेंट। अब देखें आउटर कंपार्टमेंट में जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की वो साइड जो बाहर की जानिब है उसके साथ जाके मैच करती है ल्यूमिनल या सिस्टर्नल मेम्ब्रेन ऑफ द सिस्टर्ने ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर होगी बात? तो बेटा हम इस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो चीज है इसके साथ इनर मेम्ब्रेन दैट फेसेस टुवर्ड्स द आउटर कंपार्टमेंट, उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप दिमाग लगाएं तो बेटा जो आपके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस के केस के अंदर आपको बेटा पेरीन्यूक्लियर स्पेसिस बताई गई थी वहां पर। और न्यूक्लियस की जो पेरीन्यूक्लियर स्पेसिस मैंने आपको बताई थी, तो ये न्यूक्लियर की दो मेम्ब्रेन आ गई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की जानिब कंटिन्यूस है ना। तो जो इनर मेम्ब्रेन जो कि अंदर की जानिब कंटिन्यूस है, इनर मेम्ब्रेन जो है बेटा सेम टू सेम कंपोजिशन इस इनर मेम्ब्रेन की जाके मैच करती है उस चीज के साथ। क्लियर होगी बात? सो इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है कि एक अगर माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टर्ने यानी कि सिस्टर्ने, सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमें कुछ इस फॉर्म के अंदर बेटा देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक होप से कोई भी कन्फ्यूजन बेटा आपको होनी तो नहीं चाहिए, राइट। अब हम बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन लाजमी ऐड करना बनता है बेटा। अब वो डिस्कशन क्यों ऐड करनी है वो भी देख लेते हैं बेटा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको ये कहा कि जो राइबोसोम होता है वो अटैच होता है, लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ा था राइबोसोम के टॉपिक में, जब पढ़ाया था मैंने कहा था कि जो राइबोसोम होता है वो तो किसी भी सूरत में राइबोसोम जब प्रोटीन नहीं बना रहा होता तो उसके दोनों यूनिट्स अलग होते हैं। अब आपके माइंड में प्रश्न तो आना चाहिए ना कि राइबोसोम का कौन सा वो हिस्सा है, कौन सी वो साइड होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है ना, सोचने का पॉइंट। अब यहाँ पर बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मुझे बताइए कौन सी साइड होगी। इट इज़ अ 60s, इट इज़ अ 40s, इट इज़ अ 50s और इट इज़ अ 30s। इन चारों में से एक राइट ऑप्शन होगा। आपने जल्दी से चूज करना है कि कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन आ जाता है। अगर पीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये ऑप्शन पूछा जाए आपसे कि राइबोसोम जो है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, वो कौन से राइबोसोम की जो साइड है वो अटैच होती है। अब यहाँ पर आप सोचना चाहिए आपको कि देखें 30s और 40s ये अटैच नहीं होते कभी भी, समझ आई बात, क्योंकि ये फ्रीली मूव होते हैं। मैसेंजर आरएनए जब इनके साथ जाकर अटैच होता है फिर ये जाकर दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोनों होंगे। अब राइट ऑप्शन जो होगा बेटा वो इन दोनों में से एक होगा। अब इन दोनों में से राइट ऑप्शन जो है वो आपको बगैर हिचकिचाहट के 60s को चूज करना चाहिए। रीजन ये होती है कि बेटा जो 50s होता है वो तो होता ही प्रोक्रियोटिक सेल का है ना, वो तो है ही प्रोक्रियोटिक सेल का। तो यहाँ पर तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 60s ही होता है। सो दैट्स वाई इस केस के अंदर आप आराम से कौन से 60s का चूज कर लीजिएगा कि 60s यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो 60s आपको बेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी वो रिसेप्टर साइट होती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होती हैं जिसकी वजह से राइबोसोम उसके साथ जाकर अटैच होता है। बेटा उस रिसेप्टर साइट का एक स्पेशल नेम होता है, दैट इज नोन एज अ राइबोफोरिन। क्या नाम देंगे? राइबोफोरिन्स का नाम देते हैं बेटा। वो राइबोफोरिन्स क्या होते हैं? राइबोफोरिन्स 1 एंड राइबोफोरिन्स 2। राइबोफोरिन्स 1 बेटा, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर भी है। राइबोफोरिन्स 1 एंड राइबोफोरिन्स 2, तो हम इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। सो राइबोफोरिन्स 1 एंड राइबोफोरिन्स 2 जो हैं ये वो बेटा आप कह लें कि प्रोटीन्स होती हैं जिसकी वजह से जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का जो 60s होती है दैट इज अटैच विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज अ रिजल्ट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ें आपको बेटा पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जल्दी से आंसर करिए। अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब वहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात हो रही तो मैंने बताया था, तो इट इज ये आपको देखने को मिलेगा
इर्गेस्टोप्लाज्म के अंदर। इर्गेस्टोप्लाज्म के अंदर बेटा ये आपको देखने को मिलेगा, और वेजिकुलर फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा कि सिस्टर्नल फॉर्म के अंदर, सिस्टर्नल फॉर्म में देखने को मिलेगा। और ये रीजन कौन सा होता है? दैट इज अ बेसोफिलिक रीजन, दैट इज अ बेसोफिलिक रीजन, ये बेसोफिलिक रीजन होता है। और ये आपको देखने को मिलेगा किस फॉर्म के अंदर? दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द सिस्टर्नल फॉर्म। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस एक्सटर्नल फॉर्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसकी फॉर्म जो होती है वो मार्फोलॉजिकल फॉर्म मैंने बता दिया, जो कि चेंज होती रहती हैं। ओके जी, अब हम बेटा बात कर लेते हैं इसकी बायोजेनेसिस के बारे में। सो ये बायोजेनेसिस, इसको समझ लेते हैं बेटा। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया माइस के लिवर सेल के ऊपर, और इन्होंने एक चीज़ देखी। माइस का लिवर सेल इन्होंने ना एक ख़ास जगह पे ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस किसी और लेक्चर में चर्चा करेंगे। यानी कि जब बच्चे मदर की बॉडी, जब बच्चा जो था वो उसका अभी बॉडी के पार्ट्स बन रहे थे, और जब वो मुकम्मल तौर पे बन चुके थे, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ थी उसके बारे में, यानी कि जब बर्थ होगी तो बर्थ के बाद ग्रोथ। उन्होंने एक चीज़ नोट की। इन्होंने क्या नोट किया? इन्होंने नोट किया कि जब डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट के दौरान माइस का जो लिवर सेल है ना, उस लिवर सेल के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो रहा है, नंबर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब डेवलपमेंट हो गई है, उसके बाद जब ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ के दौरान उसका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, उसका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गया। यानी कि स्टार्टिंग पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर इंक्रीज हुआ, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसी तरह से उन्होंने एक बायोजेनेसिस का एक कॉन्सेप्ट निकाला। तो उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि शायद अगर हम एक सेल की बात करते हैं, तो एक सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फॉर्मेशन होती है वो असल में कहाँ से हो रही होती है? दैट विल बी फॉर्म फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेटा ऑब्जर्व किया था? उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था ग्लाइसरोल और ल्यूसीन जो है, इन दोनों को स्टडी करते हुए इन्होंने बेटा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के केस के अंदर, ये पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नंबर में ज़्यादा बन रहा है क्योंकि ग्लाइसरोल और ल्यूसीन की जो कंसंट्रेशन थी वो उस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। और उसके बाद ग्रोथ के केस के अंदर जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन हुई तो उस वक्त ये मुकम्मल तौर पर ड्रॉप होगी। और उनका मानना ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसलिए ज़्यादा बन रहा था क्योंकि डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन के जो सेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा चाहिए थी, दैट्स वाई बेटा ये यहाँ पे ज़्यादा बना। तो पहला जो बायोजेनेसिस है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से आता है, तो उनका मानना यह है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, इसकी बायोजेनेसिस एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं ना एग्जैक्ट कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, तो हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट कह देते हैं बेटा, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अबाउट बायोजेनेसिस। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अबाउट बायोजेनेसिस इज एब्सेंट इन दैम। इनके अंदर एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं है। फिर बेटा एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया कि रफ से स्मूथ बना होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट एक और है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो माइटोसिस की तरफ लेके जाता है कुछ चीज़ें। अगर बेटा हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के अंदर एक फेज़ है, उस फेज़ को हम एक नाम देते हैं, दैट इज़ अ टीलोफेज। अगर बेटा हम इस टीलोफेज की बात करें तो टीलोफेज के दौरान पता क्या होता है? टीलोफेज के दौरान फॉर्मेशन हो रही होती है। अब टीलोफेज के दौरान न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो दोबारा से बन रही होती है। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व ये किया है कि टीलोफेज के दौरान जो न्यूक्लियर इन्वेलप बनता है, टीलोफेज के दौरान जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसकी जो फॉर्मेशन हो रही होती है वो असल में कहाँ से हो रही होती है? उसकी इन्फॉर्मेशन हो रही होती है ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। और फिर इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ओरिजिनेट होगा कहाँ से? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता होगा, शायद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शायद ओरिजिनेट होता है। और उसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होता है। सो यहाँ तक बेटा हमारी आगे बायोजेनेसिस। अब एक आखिरी चीज़ और फिर उसके बाद हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। बेटा वो हमारे पास हमने अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ अ माइक्रोसोम। किस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे? माइक्रोसोम्स क्या होते हैं। अब व्हाट इज़ अ माइक्रोसोम और इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना ज़रूरी क्यों है उस चीज़ को ज़रा देख लीजिए। बेटा जब हम लोग माइक्रोसोमल फ्रैक्शनेशन टेक्निक की तरफ मूव करते हैं,
या फिर सेल के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चेंजेस होती हैं, सेल के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चेंजेस होती हैं, चेंजेस का मतलब सपोज दैट जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो हमारी बॉडी के किसी इंसान के हाथ जो होते हैं वो सूज जाते हैं, पैरों में स्वेलन हो जाती है, सर्दियों के सीजन में चेंजेस आना शुरू हो जाती है ना। इसी तरह से जो एक सेल होता है, एक सेल को जब डिफरेंट कंडीशन का सामना करना पड़ता है, यानी कि अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की बात कर लो जिसमें ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करना होता है, तो उस वक्त भी ये माइक्रोसोम्स बनते हैं। अब ये माइक्रोसोम्स कैसे बनते हैं उस चीज़ को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें, जब हम लोग अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है, इसको मैंने बेटा एक बार एक्सप्लेन किया था टेक्निक कि जब हम बात करते हैं तो उस टेक्निक के दौरान जब हम ऑर्गेनेल्स को सेपरेट कर रहे होते हैं उस वक्त हमें बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, इनके जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, उन ब्रोकन पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? उन्हीं ब्रोकन पार्ट्स को बेटा हम नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज अ माइक्रोसोम। क्या नाम देंगे? माइक्रोसोम। सो ये माइक्रोसोम कैसे बनते हैं? ये माइक्रोसोम असल में उसी ब्रोकन जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं उसी को कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे इसका कोई हिस्सा टूटता है ना, ये इसके अंदर काबिलियत है कि ये खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। इसी तरह से बेटा अगर हम एक हिपैटोसाइट की बात कर लेते हैं, एक लिवर सेल की बात कर लेते हैं, तो आपके पास जो एक हिपैटोसाइट है या फिर जो लिवर सेल है उसके अंदर आपको तकरीबन 50 से 20% जो उसका कंटेंट होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा? आपको वहां पर देखने को मिलेंगे माइक्रोसोम्स। क्या देखने को मिलेंगे? माइक्रोसोम्स देखने को मिलेंगे। सो इस तरह से जो माइक्रोसोम्स होते हैं ना, ये माइक्रोसोम्स के अगर टूटे हुए पार्ट्स जो हैं, ये माइक्रोसोम है, ये माइक्रोसोम है, अगर हम इस माइक्रोसोम के टूटे हुए पार्ट्स को एक दूसरे के करीब लेके आएँ तो बेटा ये बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ मिल भी जाते हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत होती है एक दूसरे के साथ मिलने की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वही स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके साथ बेटा जो राइबोसोम्स होते हैं वो असल में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर्स के साथ राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच भी होते हैं। सो इसके अलावा एक आखिरी चीज़ बेटा, दैट इज़ अ फंक्शन। वो क्या आ जाएंगे? फंक्शंस आ जाएंगे। और उसके बाद लेक्चर हमारा एंड। फंक्शंस जब भी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिखेंगे तो बेटा कंबाइंड फॉर्म के अंदर लिखते होते हैं। तो वो छोटी क्लासेस हैं जहाँ पर रफ और स्मूथ के सेपरेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास बेटा आ जाएगा, दैट इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ पर चंद एक आपने लाजमी ऐड करने हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो जिसकी ज़रूरत होगी वो ज़रूर करूँगा। पॉइंट नंबर सेकंड बेटा, अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी हेडिंग आपकी होनी चाहिए लाजमी तौर पर। उसके बाद बेटा तीसरी जो चीज़ है, जस्ट वेट अ मिनट, ये वायर का थोड़ा सा इशू है, इसको मैं थोड़ा सीधा कर लूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तीसरा बेटा जो है डेट इज़ द मैकेनिकल सपोर्ट। क्या आएगा? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट आ जाएगी। मैकेनिकल सपोर्ट के बाद चौथी जो आएगा बेटा, डेट इज़ अ एक्सचेंज सिस्टम। अब ये एक्सचेंज सिस्टम क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें बेटा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी, मैंने कहा था कि ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द इंट्रासेलुलर कंटेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द इंट्रासेलुलर कंटेंट, सॉरी शिट, ऑफ इंट्रासेलुलर कंटेंट, यानी कि सेल के अंदर का जो कंटेंट है ये उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सेल के अंदर या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जब यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल निकलेगी या जब इसके अंदर ये एंटर होंगे, प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे, तो ये किस तरह से बेटा एंटर होंगे, लीव करेंगे? तो बेटा ये स्पेशल मैकेनिज्म्स होंगे जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसको बेटा डिफ्यूजन कहते हैं, जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इन्हीं मैकेनिज्म्स के ज़रिए से जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर एंटर भी हो रहे होंगे और इसमें से बाहर की जानिब निकल भी रहे होंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? डेट इज़ अ एक्सचेंज सिस्टम। उसके बाद बेटा लिपिड सेंसिस, प्रोटीन सेंसिस, यहाँ पर हमारा पांचवा पॉइंट है लिपिड सेंसिस। लिपिड सेंसिस बेटा हम लिखेंगे लिपिड सेंसिस। छठा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 पॉइंट इज़ अ प्रोटीन सेंसिस। छठा पॉइंट क्या आ गया बेटा? प्रोटीन सेंसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ एंजाइम्स फॉर्मेशन। और आठवां पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये सारे के सारे बेटा जो पॉइंट्स हैं
वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये आ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। होप सो दैट विल बी द इनफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम। और इसके अलावा अगर कोई भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन बेटा आपके पास अवेलेबल होगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जो लोग वीडियो देखेंगे वो जारी बात है कमेंट भी देखेंगे, और अगर बढ़िया जानकारी होगी तो उससे उनका भी फ़ायदा होगा। मैं भी कमेंट लाजमी आपके चेकआउट करूँगा बेटा, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलिस की एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है, राइट। तो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ का मतलब हर एक ऑर्गेनेल को डिटेल में स्टडी किया गया है। तो बेटा अगर लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली आप लेक्चर्स इसको शेयर लाजमी करें अपने उन फेलोज़ के साथ जिनको अप्रोच नहीं है, जो किसी विलेजर्स एरिया से हैं, जिनको अप्रोच नहीं है, जो फ़ी पे नहीं कर सकते, राइट। बड़े बड़े कॉलेजेस या स्कूल्स कह लें या फिर आप कह लो कोई अकेडमीज़ वगैरह के, तो वो घर बैठ के भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगे। ओके बेटा, इसके अलावा एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स राइट नाउ। ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।